ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Abi Lairi. You're watching ABP Live Podcast. Joining me today in conversation is Vanya. मैंने pronunciation सही लिया है. Vanya Vaidehi Bhargav. With her brand new book, Being Hindu, Being Indian. This is a detailed memoir. बोलना गलत तो नहीं है? I would say detailed intellectual history. Detailed intellectual history on Lala Lajpat Rai. Welcome to the podcast. How are you? Thank you so much for having me. आप Great to एकदम be here. नर्वस तो नहीं हो कि आज एकदम हिस्ट्री का मेरे जैसे एक नूब को एक्सप्लेनेशन देना होगा जिसको कुछ नहीं पता? मैं हमेशा ही नर्वस होती हूँ क्योंकि हमारा काम होता है लिखना. हमें लिखना बहुत अच्छा आता है. कभी कभी हम उतना अच्छा बोलते नहीं है. तो होपफुली आई विल डू जस्टिस टू योर शो एंड कोई जज नहीं कर रहा है क्या बोलना है नहीं बोलना है. आई वुड लव टू नो, मतलब वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन ऑफ कैमरा एज वेल व्हेन वी स्टेप्ड इनटू दिस स्टूडियो, जगह जो भी है, कि how long did it take for you to write this book, but why Lala Lajpat Rai? What's so interesting about his personality that you chose कि इनके बारे में लिखते हैं? Yeah, so how long did it take was 2013 में शुरू किया था मैंने अपना PhD. That's when I started the project. It took me 5 years to finish the project, do all the research and writing, and then उसमें थोड़ा और layers add करने होते हैं, improve करना होता है for the historical community also, to just like improve the project much more, because PhD में भी तुम थोड़े अभी भी new होते हो, first time original research, उसको और improve करना और पढ़ते हो. And also then I wanted to write a history for the public, so उसमें भी और time लगता है. जो तुम assume कर सकते हो prior knowledge for you know your peers, your fellow historians, वो नहीं. बाकियों के लिए नहीं होगा. It's like a doctor writing a book and उसमें सब एकदम medical terms ले लो जो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा. पब्लिक को एक्सप्लेन करने के लिए और टाइम और स्पेस भी चाहिए होता है, इसलिए थोड़ी मोटी भी हो गई है. ठीक है. बट लाइक किताब मोटी है, बट व्हाट शी सेड इज कि 1/3 मतलब उतना ज्यादा नहीं है, बाकी पढ़ने का 2/3 है. तो मतलब इतनी मोटी नहीं है जितनी लगती है. हाँ, जितनी मोटी. और वाई लाजपत राय इज बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि यहाँ इंडिया में दो टाइप्स ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज हैं. एक वो है जो जिसके वैल्यूज हमें सेक्युलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं और वो उसमें इंश्राइन हुए थे. एक और थी आइडियोलॉजी जो इसको कुछ हद तक चैलेंज करता है. तो ये चैलेंज को समझने के लिए आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट. तो एक है इंडियन नेशनलिज्म ब्रॉडली, मतलब इन दोनों आइडियोलॉजीज में थोड़ा ओवरलैप है, व्हिच इज सेक्युलर इंडियन नेशनलिज्म, and one is Hindu nationalism. Okay. So these two ideologies और इनका conflict. On Lajpat Rai, so I was initially interested in Savarkar because he is the chief ideological founding father of Hindutva nationalism. बट उसमें एक हो चुका है काम. तो अभी पब्लिक हिस्ट्री में काफ़ी आया है, लेकिन पहले भी हिस्टोरियंस अपने में कर रहे थे ये काम. लेकिन हाँ, तो उन पे काम हो चुका है. लाजपत राय पे कम हुआ था और मैंने सुना था कि ये सिमिलर टाइप के एक हैं कोई जो ऑल्सो ही आर्टिकुलेटेड द आइडिया ऑफ अ हिंदू नेशन. तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट. एंड उनके कलेक्टेड वर्क्स जो थे 15 वॉल्यूम्स, वो अनटच्ड, रिलेटिवली अनटच्ड पड़े हुए थे और लोगों ने डीपली एनालाइज नहीं किया था. तो मैंने उनको जब उसको फ्लिप किया तो एक वॉल्यूम में मैंने देखा था कि उनने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जो इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव कि एक फोरफादर अगर हैं ये हिंदुत्व के, तो ये खिलाफत मूवमेंट को कैसे सपोर्ट करें. तो मैं इंटरेस्ट हो गई इसमें कि ये कैसे हो सकता है. और फिर looked at the whole, you know, all the collected volumes and just realized that his thought is much more nuanced and complicated as compared to what has been assumed about him based on very little selective readings of his work. And plus he had this conflict within him कि Hindus एक separate nation है या वो और जो यहाँ रहते हैं इंडिया में उनके साथ different religious communities के साथ एक Indian nation है. तो ये जो उनका इंटरनल पाथ था टू फाइंड आउट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो आई थिंक हिस्टोरिकली भी इंडिया में एक स्ट्रगल रहा है सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में, और आज भी है. वो इंटरेस्टिंग है. बट उनका पाथ जब मतलब वो पाथ में एकदम एंड तक गए तब क्या निकला, मतलब व्हाट वाज द कंक्लूजन? क्या हिंदू एक अलग ही है या सबके साथ मिलके जो सो कॉल्ड सेक्युलर डेफिनेशन है वो? तो उनका ये था कि बेसिकली अल्टीमेटली ही एक्चुअली रीच द कंक्लूजन दैट हिंदूज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ समथिंग ब्रॉडर. तो उन्हें एक सो उनके एक्चुअली थॉट में हमेशा फेजेस में एक तो देखना पड़ता है. देयर आर 4 phases which I talk about, 4 intellectual phases of his political life which are lived between 1880s and 1928 when he died. So then I elaborate all of that. But the main conclusion basically is that by 1915, that's the third phase, he's
क्वाइट क्लियर दैट हिंदूज जो हैं वो एक कम्युनिटी हैं और इंडिया में और लोगों के साथ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, सिख्स इन सब के साथ रहते हैं इन अ ब्रॉडर इंडियन नेशन, और ये है एक कम्युनिटी जो जिसको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। वाओ, इंटरेस्टिंग। क्या क्या निकला? व्हाई दिस टाइटल बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन? Yeah, so the title was just to kind of reflect on this question. So, you know, his struggle about bringing out what are the different ways of being, through Lajpat Rai, bringing out what are the different ways that, I mean, that there are different ways of being Hindu and there are different ways of being Indian. And there is also different ways in which you can relate the Hindu identity to the national identity. One is कि आप उसको एक ही मान लो कि being Indian means being Hindu. और अलग एक और वे है कि हिंदू होना इम्पोर्टेंट है और वो आइडेंटिटी एकदम जायज़ आइडेंटिटी है, वो आप क्लेम भी कर सकते हो, लेकिन उसको आप रिकनसाइल करो जो पैरामाउंट है वो, हाँ, वो सुप्रीम आइडेंटिटी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसका एक हिस्सा है ये, और उसमें और भी चीज़ें आती हैं, और भी कल्चर्स और रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के लिए स्पेस है वहाँ पे। मेक सेंस। जो आजकल एक अखंड हिंदू राष्ट्र का एक बहुत बड़ा कई लोग के लिए एक बहुत बड़ा मोटिव है कि हम ये बनाना चाहते हैं। Do you think that was one of the aspiration for Lajpat Rai? Maybe kabhi bhi, because he was like a pretty big figure around that तो time. उस टाइम तो अखंड ही था। हाँ, उनके ज़माने में तो हाँ, so he would not have like, अखंड हिंदू राष्ट्र सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है, मतलब और भी काफी जगह। I think he was mostly okay with the boundary that was there in the British, British India की जो boundary थी, he was quite satisfied कि अब ये जो है, जो भी है, इसमें ही हमें नेशनहुड अपना बनाना है, और ये विजन क्या है। तो बेसिकली मतलब अब मैं थर्ड फेज के बारे में बात कर सकती हूँ शायद कि क्या वो पहले और मे बी बिफोर द थर्ड फेज, प्रीवियस टू फेजेस में उनका मेन विजन ये था कि हिंदूज एक नेशन है और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी डिफरेंट रिलीजियस नेशनलिटीज, हाँ, तो उनका मेन ये था कि हिंदूज एक नेशन है, इनको कैसे हम यूनाइट करें। इतने सारे डिफरेंसेस हैं हिंदूज के अंदर, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स हैं, डिफरेंट, हाँ, कास्ट भी है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट रिचुअल्स हैं, इनको कैसे समेटा जाए टू मेक अ यूनिफाइड हिंदू यूनिटी। एंड ही थॉट दैट मुस्लिम्स कैन डू देयर ओन थिंग एंड क्रिश्चियंस को जो करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टू मेन नेशंस हैं यहाँ पे वैसे, हिंदू नेशन, मुस्लिम नेशन। लेकिन हिंदू नेशन, जब वो नेशन वर्ड यूज कर रहे हैं इन दो फेजेस में, ही इज नॉट रिलेटिंग इट टू द स्टेट। सो नेशन जो वर्ड है वो कम्युनिटी की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस जमाने में एम्पायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू एम्पायर्स। सो एम्पायर्स आर अ रियलिटी एंड ये नेशंस जो हैं ये कम्युनिटी टाइप एक है। सेल्फ गवर्नमेंट की जब वो बात करते हैं तो ही यूज्ड टू स्विच टू एन इंडियन नेशन। सो यू नो लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक हिंदूज, ये आ रहा है इसीलिए मिस इंटरप्रेट किया गया है उनकी बातों को, क्योंकि हाँ, उन्होंने नेशन वर्ड यूज किया, हाँ, और तब नेशन के मायने अलग थे, बिकॉज़ इट मेंट द कम्युनिटी or maybe like a unity of people, but not a geographical nation itself. So he said that, so because exactly this, that historians have also and other politicians and everybody have also misinterpreted this कि हिंदू नेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया उन्होंने दिया 1909 में स्पेसिफिकली पंजाब हिंदू सभा में। वो कहते हैं कि हिंदू आर अ सेपरेट नेशन, हम एक नेशन है क्योंकि हमारा एक कॉमन कल्चर है, और इस नेशन में इनफैक्ट उन्होंने सिख्स और बुद्धिस्ट और जैन्स को भी इंक्लूड किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चलो आप डिफरेंट, धर्म आपका डिफरेंट है बट कल्चर आप हिंदू हो। अब ये वेदर और नॉट सिक्स पंथ है, मतलब दैट्स अ वे ऑफ लाइफ, लाइक सिखिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, बट आई गेस वो ये हिंदू रिलीजन का ही पार्ट है, कई लोग बोलते हैं। हाँ, कई लोग बोलते हैं, और कोई सिख्स फॉर इंस्टेंस हैं जो दे वुड वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस कि नहीं हम हिंदू नहीं हैं, और ये उन्होंने 19th सेंचुरी में भी बोला था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सेपरेट, हमारी आइडेंटिटी सेपरेट है, और ये आप एक्सेप्ट करिए। लेकिन लाजपत राय का ये था कि ये एक हिंदू नेशन है और यहाँ एक मुस्लिम नेशन है, आप अपना यूनिटी करो, हम अपना यूनिटी करेंगे, हमारे बीच में कंपटीशन भी हो सकता है लेकिन हम अल्टीमेटली एक स्टेट में रह रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन स्टेट में। और ये जो हिंदू कल्चर है वो हिंदू नेशन का हिंदू कल्चर है, ये इंडिया का जो कल्चर है, ही मेड नो क्लेम्स कि ये इंडिया का जो कल्चर है वो हिंदू ही कल्चर है, ऐसा क्लेम उन्होंने नहीं बनाया। और ऐसा भी कोई क्लेम इस समय ऐसा कुछ नहीं था कि ये जो लैंड है ये खाली हिंदूज का है। फॉर हिम डाइवर्सिटी वाज अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इट जस्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड बिकॉज इट्स अ गिवन। इसमें उनको कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं था डाइवर्सिटी से। तो इसलिए कभी कभी उनको सावरकर के साथ
कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि कि उनने दोनों भी same सोचते हैं। हिंदू नेशनलिज्म उनने भी बोला, हिंदू नेशन इन्होंने भी बोला। डिफरेंस मेरे हिसाब से ये है कि सावरकर जो हैं वो 1923 में, उनका थॉट भी पहले अलग था। 1923 में ही इज टॉकिंग अबाउट अ हिंदू नेशन, ही इज नॉट इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इनटू द आइडिया ऑफ नेशन, लेकिन हिज थिंग इज दैट इंडिया में एक मेन नेशन है, वो हिंदू नेशन है, और हिंदू कल्चर जो है वो इस इंडिया का मेन नेशनल कल्चर हिंदू कल्चर है। अब अगर और यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, उनको अगर इस मतलब इस लैंड के जो नेशन का हिस्सा होना है, तो आप अपना धर्म छोड़ के और कल्चर छोड़ के आपको हिंदू कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस लैंड का जो कल्चर है वो हिंदू कल्चर है। तो ऐसे फंडामेंटली दोनों अलग हैं। अलग है, हाँ। और लाजपत राय का ये कभी डिमांड नहीं था कि आप अपना कुछ भी छोड़ के कहीं कुछ और अडॉप्ट करें हिंदू कल्चर, ये उनका कभी क्लेम नहीं था। और हिंदू कोई लोग इसलिए भी कंफ्यूज करते हैं दोनों को, क्योंकि हिंदू महासभा में लाजपत राय थे 1920s में, ये 4th फेज में है। ये हिंदू महासभा में थे, और वो माना जाता है कि हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स हिंदू महासभा, हाँ, तो हिंदू महासभा वाज आर्टिकुलेटिंग हिंदू पॉलिटिक्स एंड हिंदू नेशनलिज्म की भी तरफ वो जा रहा था, तो काफ़ी वैसे भी लोग थे। बट लाजपत राय का जो विजन था वो तब भी यही था कि मिलिटेंट हिंदू पॉलिटिक्स वो उस समय कर रहे थे, वो उनका वो एक मीन्स था टू एन एंड, और वो एंड ये था कि एक हम फ्यूचर में हम सेक्युलर इंडियन नेशन ही बनाना चाहते हैं, जिसमें रिलीजन और स्टेट बहुत ही अलग अलग रखा जाए। स्टेट और धर्म अलग चीज़ें हैं, इनको अलग रखना चाहिए। पॉलिटिक्स और रिलीजन भी अलग चीज़ें हैं, और हाँ, मतलब कोई भी कनेक्शन ज़्यादा बिल्कुल गहरी नहीं होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। और रिलीजियस फ्रीडम सबको मिलेगा एज अ राइट, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करी जाएगी, इक्वल सिटीजनशिप होगा। धर्म के नाम पे सिटीजनशिप नहीं होगा कि अगर आप इस धर्म में बिलोंग करते हो तो आप फर्स्ट हो, और सेकंड अगर आप दूसरे धर्म में, ऐसा नहीं होगा। और ये भी कि मतलब नेशनल लैंग्वेज के क्वेश्चन पे भी अलग था, क्योंकि सावरकर थॉट दैट हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज है which is roughly equal number of Urdu and Hindi words, or Sanskrit is in Perso-Arabic words, which you can hear today. जो हम बात करते हैं, हाँ, तो वो Lajpat Rai was okay with that as the national language, and he was like in both scripts, so whichever script you agree upon, but this is okay as the national language. And Savarkar thought that this is perverted hybridity. Hindi should be the national language. And yeah, again, he didn't make any claims. So Savarkar had this slogan also, which he supported, Hindustan Hinduon ka. Lajpat Rai didn't have this kind of a claim that he made, and he made this statement very overtly कि हिंदू कल्चरल सुप्रेमेसी और पॉलिटिकल सुप्रेमेसी का उनका आइडिया नहीं था। तो उन्होंने ये भी बोला था कि हिंदू राज का जो ये आइडिया है, अगर किसी के पास भी ये आज आइडिया है और सपना है, तो ये बिल्कुल ही फूलिश आइडिया है, फूलिश और इनसेन, कि ये तो आपका हिंदुइज्म को भी ख़त्म कर देगा और आपके देश को भी ख़त्म कर देगा। तो वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस एंड हिंदू राइट्स, बिकॉज ही थॉट दैट मुस्लिम लीग जो है ये इनकी पॉलिटिक्स हद से ज़्यादा जा रही है, कि मतलब आप ज़्यादा मांग रहे हो अपने मतलब सीट्स इन द पार्लियामेंट और बियॉन्ड द पार्लियामेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या जॉब्स में या सर्विसेज में। उनके हिसाब से, अब हम जो भी मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनके हिसाब से ये था कि नंबर्स में ही होना चाहिए, मतलब इन प्रोपोर्शन टू मुस्लिम नंबर्स। आपका 25% है पॉपुलेशन, तो आपको 25% ही मिलना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। मुस्लिम लीग का कुछ और व्यू था, उनको लग रहा था कि ये इनफ नहीं होगा, और हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत थ्रेट है कि ब्रिटिश चले जाएंगे तो डोमिनेशन हो जाएगी हिंदू, क्योंकि इंडियन कहना आसान है, लेकिन आप वैसे तो मेजोरिटी यहाँ पे हिंदू है, तो हमारे ऊपर दोनों गलत नहीं है, दोनों अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत। बिकॉज मैं अगर मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो भी गलत नहीं है कि कभी ना कभी डोमिनेंस का खतरा आएगा, कोई ना कोई डोमिनेट कर देगा, मेरा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं हिंदू महासभा का सोचूं तो उनका भी जायज़ है, जितने लोग उस हिसाब से मिलना चाहिए। अब कौन सही है कौन गलत है पता नहीं। समाज को बनाने के लिए हर बार हर रूल्स फॉलो भी नहीं किए जाते हैं। एक अच्छा समाज हमेशा रूल से नहीं बनता है, वो बहुत सारी चीजें सब बहुत सब्जेक्टिव है। ये सब और यही कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, उसका एक हिस्ट्री का एम भी यही होना चाहिए कि ये दोनों साइड्स की कॉम्प्लेक्सिटी समझें लोग। और फिर एक और व्यू भी था, जैसे लाजपत राय हिंदू महासभा में ये उनका ये व्यू था। कोई लोग और थे हु थॉट दैट हम मतलब हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते, वो सेपरेट नेशन है, मतलब एक साथ नहीं रह सकते, मतलब
एक साथ एक नेशन नहीं है और अलग अलग नेशन है। और ये वही सावरकर टाइप ऑफ व्यू कि यहाँ पे मेन लोग हिंदूज हैं, इनका कल्चर मतलब हिंदू कल्चर इज द कल्चर ऑफ इंडिया, और सो दीज काइंड्स ऑफ क्लेम्स कि ये जो लैंड है ये हिंदूज का लैंड है। लाजपत राय का नहीं था ये। आपने लाजपत राय की लाइफ को 4 हिस्सों में बांटा, 4 फेज में। हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर 5वां फेज होता एंड इमेजिन ही इज सर्वाइविंग टिल 1947 और 1950, अब आज़ादी मिलती है, वो भी एक की पर्सन है जो बैठते हैं कमेटी में कि क्या होगा, क्या हम इंडिया को एक सेक्युलर राष्ट्र बनाएं या हिंदू राष्ट्र बनाएं, या पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बनती है, अगर वो भी सेक्युलर बन सकती नहीं, व्हाट वुड ही हैव फेवर्ड? मतलब क्या वो जो आज एक सेक्युलर देश की मांग पे जो इंडिया सेक्युलर कंट्री बना, क्या वो उसी को फेवर करते हैं या वो एक हिंदू राष्ट्र को फेवर करते हैं? मतलब ये आई नो ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, नोबडी कैन आंसर दिस बिकॉज़ ही डिडंट सर्वाइव, बट अगर होते तो क्या करते? हाँ, आई मीन ये होता है डिफिकल्ट आंसर करना, बट नोइंग हिज थॉट वट एवर ही आर्टिकुलेटेड उसके बेसिस पे कुछ तो बोला जा सकता है। आई वुड से दैट ही in his lifetime he never articulated the idea of a Hindu nation in the sense कि nation जो एक ज्योग्राफिकल नेशन हाँ, है वो पूरे इंडिया में एक ही नेशन जो हिंदू नेशन है और इसी का कल्चर होगा यहाँ पे और ये लोग प्राइमरी हैं, ऐसा उन्होंने कभी अपने लाइफ टाइम नहीं बोला। तो मैं नहीं इमेजिन कर सकती कि वो आज मतलब 1947 में भी ऐसा आर्ग्यूमेंट देते कि ये जो अब ये लैंड है वो खाली हिंदूज का है या यहाँ पे प्राइमरी सिटीजन्स हिंदूज हैं। ये उनने काफ़ी क्लियरली बोला था कि जो सेक्युलर स्टेट है उसमें हिंदू थियोक्रेसी, जैसे उन्होंने बोला था, हिंदू स्टिकिंग टू हिंदू लॉज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन इन अ प्लेस लाइक इंडिया बिकॉज रिलीजियस डाइवर्सिटी है यहाँ पे। सो जस्टिस के नाते दिस इज अनफेयर एंड देन ऑल्सो टू प्रिविलेज हिंदुइज्म, दैट्स नॉट व्हाट ही वांटेड। हिज स्टेटमेंट्स अगेंस्ट हिंदू राज शो दैट कि वो बोल रहे हैं बहुत क्लियरली कि अगर आपको लगता है कि आप ही का ये लैंड है और आप सुप्रीम पावर बनना चाहते हैं और उनको क्रश करना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। ये आपका धर्म को ही खराब कर सकता है और आपके देश को भी खराब कर सकता है। तो फॉर हिम आई थिंक द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडियन नेशन, एंड ही वुड नॉट हैव लाइक्ड पार्टीशन because partition, yeah, he wouldn't have liked that idea of partition, separatism, that kind of Muslim separatism he would not have liked. And also partition involved partitioning his Punjab also, so he was a Punjabi. So that also he would not have liked, and I can imagine him kind of dreaming of a secular state where कोई reservations या कुछ नहीं है धर्म के नाम पे, because he was quite uncomfortable with the idea of mixing religion and politics. But at the same time, because he lived in Muslim majority Punjab and he was a Hindu minority over there, sometimes he was sympathetic to the minority position because he knew what it felt like. So sometimes in his last phase, you can see he writes a pact with Abul Kalam Azad and M.A. Ansari, और उस pact में होता है कि कुछ fixed time के लिए reservations दे सकते हैं central और state legislatures के लिए। तो ये एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट फियर जो हम बात कर रहे थे कि हिंदू ब्रिटिश चले जाएंगे तो फिर हिंदू मेजोरिटी आ जाएगी और डेमोक्रेसी में 1 man 1 vote में ज़्यादा नंबर्स हिंदूज़ के पास हैं, अगर हिंदूज़ और मुस्लिम्स और इन सब की बात हो रही है। तो हाँ, तो जैसे नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट करे थे 1928 में, और उसमें था नेहरू रिपोर्ट में कि सेंटर में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा माइनॉरिटीज़ का, और जिन प्रदेशों में, जिन प्रोविंसेस में उनके माइनॉरिटी बहुत कम नंबर्स हैं उसमें होगा, तो वो सपोर्ट करते थे। क्या डू यू थिंक, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन टू वन ईयर, डू यू थिंक वो आज की डेट में होना चाहिए? आई वुड से अब मतलब अभी अगर हम देखें इन ऑल इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, मीडिया और क्या क्या है, जो भी इंस्टीट्यूशन देखें उसमें अगर आप परसेंटेज देखें तो काफ़ी हद तक ओवर रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट हिंदूज़ की है। तो ये रिप्रेजेंटेशन अगर प्रोपोर्शनेट होती तो मुझे इसमें इतनी कोई वो इनजस्टिस नहीं दिखाई देता जो लोगों को शायद दिखाई देता है कि इनजस्टिस क्यों है? मुझे तो लगता है ठीक है, होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर नहीं होगा तो वो भी एक समाज का पार्ट है, उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो सबसे बड़ी कंप्लेन होती है, क्योंकि पब्लिक जब लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में क्यों रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पुलिस में क्यों होना चाहिए, ना होना चाहिए, यहाँ तो आपकी काबिलियत से आता है। अगर कोई मान लीजिए कोई निचली कास्ट का है जो
वो उसके घर में कोई चोरी हो गई, उसके घर में मर्डर हो गया, कुछ हो गया, पुलिस के पास जाता है, पुलिस अगर अपर कास्ट का है वो कई बार उसकी कंप्लेन नजरअंदाज हो जाएगा। हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हाँ, होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन तो कई मामलों में रिजर्वेशन बहुत जरूरी भी है हाँ, सोसाइटी में, लेकिन समाज को कोई बढ़ाने में। लोगों को ये उसका पूरा लॉजिक समझ नहीं आता ना, नहीं। उनको लगता है ये है कास्टिस्ट। अगर आपने कास्ट को के बेसिस पे रिजर्वेशन दे दिया तो ये कास्टिस्ट है, लेकिन ये लॉजिक उसका ये था कि यहाँ समाज को पे न्यूट्रल करने के हाँ लिए। कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब जैसे कि नॉन ब्राह्मण्स को क्यों दिया था रिजर्वेशन जस्टिस पार्टी ने मद्रास में, क्योंकि 3% ऑफ द पॉपुलेशन हैड सम 60% ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। तो इतनी छोटी नंबर्स के जो लोग हैं उनका इतना कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल ज़्यादा था कि उसको रेक्टिफाई करने के लिए थोड़ा दिया लोगों को जिनको नहीं मिल रहा था। तो उसी अभी कभी कभी लोगों को ये लगता है कि सेक्युलरिज्म का मतलब तो ये होता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को एकदम ही सेपरेट रखो, और वो है मतलब 3 लेवल्स होते हैं। जैसे राजीव भार्गवा ने बोला है, सेक्युलरिज्म के 3 लेवल्स हो सकते हैं कि रिलीजन एंड स्टेट को सेपरेट रखना चाहिए। एक तो जो स्टेट का गोल है वो धर्म के नाम पे वो वेलफेयर है बस, वो आप धर्म के गोल से अलग रखो, क्योंकि वो प्रॉब्लम कर देता है। एक ही धर्म के अगर गोल से आप अपने सारे पॉलिसी या कुछ बनाएं उसके हिसाब से, तो वो और लोग जो रहते हैं उनके लिए अनफेयर हो सकता है। फिर पर्सनल जो होते हैं, जैसे लोग होते हैं कि प्रीस्ट्स को और पॉलिटिशियंस को, मतलब प्रीस्ट्स को स्टेट नहीं चलाना चाहिए, या पॉलिटिशियंस को ऐसी चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए जो रिलीजन का डोमेन है अलग। प्रीस्ट जो करते हैं ना वो अलग है, रिलीजियस पीपल की वहाँ जगह है, यहाँ इनकी है। पॉलिसी पे भी एक रिलीजन को प्रिविलेज नहीं करना चाहिए, वो अनफेयर होता है। सो इन लेवल्स पे सेपरेट करो, लेकिन ये जो थर्ड लेवल है पब्लिक पॉलिसी और लॉ का, उसमें कुछ हद तक रिलीजन और स्टेट का कनेक्शन ठीक है, अगर एम उसका है इक्वलिटी और फ्रीडम और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डोमिनेशन को कम करना, ज़्यादा करना नहीं लेकिन कम करना, उसके लिए अगर कुछ हद तक ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन टू दिस जो मैं बाद में पूछूंगा। पहले आई वुड लव टू नो अबाउट दिस मैन। मतलब मॉडर्न डे हिस्ट्री में बहुत सारे लोग, अभी हो सकता है बहुत न्यू एज जनता हमें देख रही हो, कोई 20-25 साल का लड़का लड़की देख रही होंगे, who may not know a lot about लाजपत राय, लाला लाजपत राय। Would you mind sharing a छोटा सा summary of who was this lovely gentleman? क्या थी इनकी जीवन की कहानी? Oh God, ये बहुत ही मुझे डिफिकल्ट लगेगा ये पूरा बस बिकॉज हमारे हिस्टोरियंस का काम ही होता है कि आप डिटेल्स में घुसे जाओ, अब इसको 10 पॉइंट्स में कैसे बताया जाए। बट बेसिकली इंटरेस्टिंग फिगर, बिकॉज आर्य समाजी थे एंड ही वाज ट्राइंग टू आर्टिकुलेट के मतलब एक आर्य समाजी होना क्या होता है, वो एक चीज़ है, उसको हिंदू आइडेंटिटी से कैसे रिकनसाइल करें। हिंदुइज्म में इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हिंदूज होते हैं, कोई सनातनी होते हैं, कोई वैष्णव हिंदुइज्म को मानते हैं, कोई साउथ में कुछ और चल रहा है, गुजरात में कुछ और, तो अलग अलग चीज़। वो अपना हिंदुइज्म डिफाइन कर रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन आर्य समाजी। और फिर उनकी डिफरेंसेस भी हैं, वो एक कॉलेज पार्टी विंग में वो थे और एक गुरुकुल पार्टी का एक और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्य समाजी थॉट था, वो थोड़ा अलग था। इनका वो था कि ज़्यादा मतलब यहाँ पे 51 सिद्धांत हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ते हैं, और उसमें वेजिटेरियनिज्म एक है। लाजपत राय का था कि नहीं, आप 3 नियम फॉलो करिए हमारे आर्य समाज के उसका, और वो ये है कि एक गॉड, उनका विजडम एक टेक्स्ट में है वेदास, और सब जो टेक्स्ट हैं हिंदुइज्म के वो ह्यूमन क्रिएशंस हैं, और ये सब जो डिफरेंट गॉड्स हैं वो इट्स अ फॉल्स हिंदुइज्म। एक गॉड होता है और मूर्ति पूजा नहीं होती। तो आइडल वर्शिप नहीं, टेम्पल गोइंग इज नॉट नेसेसरी, ये नॉट इमेज वर्शिप नहीं, हॉरोस्कोप्स नहीं, पब्लिक बेदिंग नहीं, pilgrimage is also not seen as necessary, or kind of they were opposed to it. आपको करना है कर लो, नहीं करना नहीं करो। नहीं, it was actually at that time it was very radically opposed to it actually. So not just optional, so it was quite radically opposed to it, because they also thought that ये ब्राह्मण स्पेशलिस्ट जो है रिचुअलिज्म बहुत भरा के रखा हुआ है हिंदुइज्म में, तो उसको सिंप्लीफाई करना, ब्राह्मण priests are not needed for this kind of a connection between an individual and God. Anyone can also read the Vedas themselves and that kind of thought. So this was the early, give some sense of the early Lajpat Rai and early
मतलब पंजाब में 19th सेंचुरी में क्या चल रहा था, एंड देन ही स्टार्ट्स टू काइंड ऑफ रियलाइज कि ज़्यादा अगर आप आर्य समाज के थ्रू डिफाइन करोगे हिंदुइज्म को, तो इतने सारे लोग हैं जो एक्चुअली कोई कृष्णा को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अगर आप खाली बोलोगे कि मूर्ति पूजा नहीं और एक ही गॉड, और आप उसको इमेज में भी नहीं कर सकते, तो आप कैसे फिर, तो ही स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि आर्य समाज एक हिस्सा है हिंदुइज्म का, और अगर आपको इसमें यूनिटी चाहिए तो आपको उसको एक हिस्सा ही बनना पड़ेगा। यू कांट से कि हिंदुइज्म जो है आज का वो फॉल्स है और ट्रू हिंदुइज्म ये है जो वेदास में आर्य समाजी के हिसाब से यहाँ है। तो ही दैट प्रोसेस इज इंटरेस्टिंग, हाउ ही इज defining religion and Hinduism, and that it shifts, and that shifts, and eventually he says ke to be a Hindu, then he comes to that way of life kind of thing. History, Hindu culture is what binds people, because you can have, that was the way he found कि Hindu unity कैसे बनाए हिंदू कल्चर के थ्रू, क्योंकि इतने यहाँ पे डाइवर्सिटी है। ही वाज लाइक तुम बिलीव भी मत करो, जैसे क्रिश्चियनिटी में ही वाज सेइंग कि क्रिश्चियनिटी में काफ़ी लोग हैं जो क्रिश्चियन कल्चर को मानते हैं लेकिन रिलीजन को नहीं। हाँ, तो ही वाज ट्राइंग टू जस्ट फाइंड वेज कि हिंदू यूनिटी कैसे करा जाए, और ये फॉर हिम वाज इम्पोर्टेंट ऑल्सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स, where this ability to unite was also questioned by the British. And then later, what's interesting about him is that because he had this idea in the first two phases कि Hindus are one nation, Muslims are one nation, हम बाद में unite हो जाएंगे Indian nation में, but he was not able to imagine कि Hindus और Muslims में क्या है common, कुछ है जो हमको यूनाइट करता है। तो जब वो 1915 में अमेरिका जाते हैं, सो ही गोज टू अमेरिका इन 1915, और व्हेन ही फर्स्ट ही गोज टू इंग्लैंड 1914 में, एंड देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक्स आउट, एंड दैट रियली चेंजेस हिज वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इंडियन नेशन, अबाउट नेशनहुड इन इंडिया। And basically, so one is, then he travels to America also, and he interacts with a lot of people. So there are a few reasons why he changes his way of this whole thing कि Hindus and Muslims are different and different nations, and that no, they are part of one Indian nation. One is the First World War, which अब यूरोप जो होता था वो बोलते थे उनके ये it was their kind of, you can say propaganda, but whatever, that their discourse about themselves was that we're a civilized place, and we will prepare you for self-government. And a lot of colonial people who lived in colonies believed this, that oh, we are inferior, and ये superior लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है, वो हमें सिखा रहे हैं कि self-government हम कैसे करें। तो and also the First World War really broke that notion कि ये लोग अपने में ही इतना लड़ रहे हैं, इसमें क्या superiority है, culturally superior, morally superior, power wise superior आप हो कि नहीं, ये पूरा काफ़ी डाउट में आ गया, नॉट ओनली इन इंडिया एंड मेनी अदर प्लेसेस। सो द होल ऑर्डर जो वर्ल्ड का था, वेर इट वॉज एक्सेप्टेड कि वो एम्पायर्स होते हैं, वो कुछ नेशंस पे रूल कर सकते हैं क्योंकि उनका एडवांस्ड है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो देन लाजपत राय कुड इमेजिन मच मोर क्लियरली कि एक नेशन है यहाँ पे जो हम एक तो कि अब नेशन सेल्फ गवर्निंग जो नेशन है वो एक कम्युनिटी है, और एक हमें एक स्टेट चाहिए, और ये जो वर्ल्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन स्टेट, एम्पायर्स नहीं, ये गलत है पूरा जो हो रहा है। तो ये जब उन्हें इस पे आए तो फिर उनका नेशन स्टेट वाला नेशन हो गया। That's the sense in which he started using the word nation as a nation state. And when he made that shift, he also made the other shift कि अब he started to not see religion as equal to a religious community. A nation is equal to a religious community, but a nation is something broader than a religious community. It is something broader. It's a summation of all the religions and the culture, caste, everything. हाँ, तो इस फेज में फिर ये थर्ड फेज में 1915 onwards he articulates this idea कि Hindus and Muslims एक नेशन हैं, और क्यों है वो एक नेशन। So one of the things that he says, एक बार उन्हें ये भी बोला था, एक पैम्फलेट में उन्हें वो पैम्फलेट सपोर्ट किया था, where it says that we are all part of an Aryan race, हमारे ultimately ancestors Aryans हैं, तो minorities may have converted, but वो ultimately Aryans हैं, आर्यन रेस, एंड उनका कल्चर भी इज शेप्ड मोस्टली बाय हिंदू कल्चर जो यहाँ पे यूनाइट करता है इंडिया को। तो एक उन्हें ये भी बोला था, बट इन सम राइटिंग्स, और ये कोई लोग प्रॉब्लमेटिक मान सकते हैं कि बहुत हिटलर वाली आइडियोलॉजी है। नहीं, मैं इतना भी नहीं मान, तो
उसमें ये भी नहीं था कि आपको हिंदू बनना पड़ेगा या आप हिंदू कल्चर ही मानिए, ऐसा नहीं था। उन्होंने It endorse was- किया कि ऐसा है। उन्होंने बोला था कि मतलब अब तुम्हें प्रूव करना पड़ रहा है कि है क्या। तो वन ऑफ द वेज ही थॉट ऑफ डूइंग दैट इज कि अरे हम पास्ट में वी वर शेप्ड बाय द सेम हिंदू कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट, आर्यन रेस, सो इट कैन मेक पीपल अनकंफर्टेबल बिकॉज समबडी कैन से कि अरे भाई हमारा अपना भी है कल्चर, हमने भी कंट्रीब्यूट करा है इंडिया के कल्चर को। But then in his other writings, and that's what's interesting, in his other writings he talks about this कि no, we are not part of any Aryan race. In fact, मुस्लिम्स में बहुत सारा आर्यन खून है और हिंदूज में बहुत सारा मंगोलियन खून है। तो हम जो हैं वो हम सब लोग इतने मिक्स हो गए हैं कि ये क्वेश्चन इज इरेलेवेंट। अब एक नई चीज है। हाँ, हम कुछ और न्यू चीज है, और ये रेस का क्वेश्चन इज अ यूजलेस क्वेश्चन। एंड देन ही सेज दैट नेशनल कल्चर के बारे में जब बात होती है तो Hindus and Muslim culture should both be celebrated as national culture. So Hindu festivals, Muslim festivals, both should be celebrated as Indian national festivals. और हम सर सैयद अहमद खान को भी मानते हैं, और हम दयानंद और राम मोहन रॉय को भी मानते हैं। हम इन मुस्लिम पोएट्स में भी प्राइड लेते हैं, और हम इन हिंदू पोएट्स में भी प्राइड लेते हैं। और अकबर इसलिए अच्छे थे क्योंकि विद इन हिज पर्सन ही कंबाइंड द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म, एंड सो इंडियन शुड फॉलो दैट एग्जाम्पल कि नेशनल एडिफिस जो है इंडिया का, जो आप फ्यूचर बनाने जा रहे हैं इंडियन नेशन स्टेट, उसमें दोनों एक प्लूरलिस्ट ब्लेंड होना चाहिए, हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर का, और वेस्ट का भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले आओ। तो ये आइडिया उनका था ही नहीं। अगर उन्होंने पहले भी बोला हो कि हमें बाइंड करता है हिंदू कल्चर, एक्चुअली प्रैक्टिकली ही वॉज वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, एंड देन ही मेक्स दी स्टेटमेंट्स के जो बाहर से जो मुस्लिम्स आए थे रूलर्स, वो इनिशियली फॉरेन थे, लेकिन जब वो आए तो वो यहाँ सेटल हो गए, अपना घर बना लिया, यहाँ मैरिड हियर, बच्चे हो गए। और अकबर औरंगज़ेब इंडियन है, ये फॉरेन नहीं है। तो वो अपना घर बना के यहाँ रह के यहाँ पे पैदा भी बहुत सारे पैदा हुए, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे ही पैदा हुए, यहाँ पे शादी की, यहाँ पे मर गए। तो इंडियंस बाय बर्थ, मैरिज एंड डेथ। And then he talks about also, like, he really challenges the particular British narratives of history, जो इन लोगों ने काफ़ी हद तक they were exposed to this kind of, a lot of people who were studying in the colonial education system were exposed to this kind of history, that हम आपको लिबरेट कर रहे हैं हिंदूज़ को, क्योंकि आपके मतलब इससे पहले तो मुस्लिम्स रूल कर रहे थे और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट था तुम दोनों के बीच में, स्लेवरी में डाला हुआ था आपको प्रेस किया हुआ था, रिलीजन आपका बैन किया हुआ था। These were colonial narratives to also justify British rule कि अरे अब आप देख रहे हो कि enlightened rule क्या होता है। And he challenged this, लाजपत राय, कि he went back and reinterpreted the Muslim period जो बोलते हैं medieval period of Indian history, and said that नहीं, ऐसा नहीं था, actually they ruled with a lot of impartiality. Hindus and Muslims ruled over each other with a lot of impartiality. और अगर आप देखोगे तो highest offices थे Hindus, highest offices were open to Hindus under the Mughals and the Sultans, and ऐसा कुछ नहीं है that there was some effort to outcast or overpower Hinduism. But एक bias तो हुआ नहीं? किसका? किसी का भी, मतलब हिंदूज का हिंदूज के और मुस्लिम्स का मुस्लिम्स। मैं तो लाजपत राय का बता रही हूँ अभी तक। अब ये इसमें एक पूरा डिबेट है जो एक मिडीवल मतलब इंडियन और मतलब हिस्टोरियन ऑफ मिडीवल इंडिया कैन एक्चुअली इज द बेस्ट पर्सन to talk about this, but there's one, like that you can see it as a continuum. एक साइड ये व्यू है कि बस जंग ही जंग चले जा रही है 8,000 सालों, मतलब 800 सालों तक। ये कलोनियल नैरेटिव है एक्चुअली, एक जो उनकी जस्टिफिकेशन ऑफ देयर एम्पायर के लिए था, जो काफ़ी लोगों ने बाय कर लिया। और इसका एविडेंस कि इतना मतलब खाली जंग ही जंग हो रही थी, उसके लिए एविडेंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये कोई व्यू हो सकता है कि बस खाली खुशियां ही खुशियां थी और बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो भी नहीं है। इट्स इन द मिडल, एंड एंड यू हैव टू, आई थिंक वन हैज टू एक्नॉलेज कि हाँ कुछ लेवल तक डिस्क्रिमिनेशन था, कुछ इंस्टेंसेस में था, कुछ जगहों पे था, बट देयर वाज आल्सो हिंदूज, आई मीन देयर वाज एडमिनिस्ट्रेटिव और नोबिलिटी में राजपूत्स थे अंडर लॉट ऑफ देम, आर्मीज में भी थे, देयर वाज पार्ट, लाजपत राय टॉक्स अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ. And also there's a lot of intercultural exchange also, matlab, Hindi, Urdu, dance, music, even Islam and Hinduism are shaped through a cultural interaction over many years with each other. So these interactions, poetry, music एक बहुत integral part था. और ये जो डिवीजन भी बनाया जाता है, मुस्लिम रूल, हिंदू रेजिस्टेंस, इसको भी प्रॉब्लमेटाइज करना तो थोड़ा तो ज़रूरी है, बिकॉज
मुस्लिम रूल मतलब मोस्ट ऑफ दीज पीपल मुस्लिम्स जो थे वो तो लोअर कास्ट पुअर लोअर कास्ट पेजेंट्स वो क्या रूल कर रहे हैं यहाँ पे. सही बात है. So this, I mean, some people have talked about it also. Okay, this has to be problematized. Makes sense. Yeah. How like क्या पढ़ाई का background था? मतलब was he a very well-read guy? Was he a very like a good scholar? Because इतना inclusive thought process या इतना मेरे हिसाब से तो प्रोग्रेसिव है. मैं बाकी नहीं आता हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी की पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव है. अगर आप सबकी बात सबको लेके चलने की बात कर रहे हो तो इतना प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव उस टाइम पे होना जब बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई हो प्लस यू आर बीइंग रूल्ड बाय समबडी एल्स और प्लस आपस में जो डिवाइड एंड रूल का जो फिलॉसफी थी ब्रिटिश की वो तो सच बात है कि इसको उसके साथ लड़वा रहे हो. उस समाज में भी सबको एक साथ जोड़ के लेके जाने की बात कर रहे हैं. What was the background behind that? That's a very good question. Background, I would say, actually, like for a long time, this was considered very given for a lot of people in India. I would say. You know, अब शायद बहुत ज़्यादा नॉर्म ना रहा हो. जितना और मॉडर्निटी, इनफैक्ट कोई लोग ये भी कहते हैं कि जितना और होता रहा मॉडर्निटी उतना प्रॉब्लम उतना बेड़ा गर्क होता रहा. उतना और ये प्रोसेस उस टाइम शुरू हो गया था बट फिर और बढ़ता गया है because of certain political actors, certain political actions. I think partition also has not helped the whole process of polarization and all of that. So, but for a lot of the figures from that period, I would say, काफ़ी हद तक तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी कि आप इंडिया में हो और यहाँ पे जो रहते हैं वो एक साथ हैं और इसमें एक के ऊपर एक कुछ इम्पोज करना और यूनिफॉर्मिटी करना is although one can also have a totally romantic picture. There were people who had other views also, always challenging this view. और ये process था जो शुरू हो चुका था. अच्छा, एक सवाल हिस्टोरियन के लिए, मतलब नॉट अराउंड लाजपत राय. बहुत सारे पब्लिक डिबेट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं होते तो हम तो कुछ नहीं होते. मतलब ब्रिटिशर्स हमारे लिए बहुत कुछ लाए हैं. जब आप इतना हिस्ट्री पढ़ते हो हाउ डू यू सी दैट? मतलब लाइक डू यू सी उस पे थोड़ा बहुत सच है या काफ़ी सच है या बिल्कुल सब कुछ ही झूठ है? I would say that I mean there is a lot of truth to the fact that हाँ colonialism जो है इसने काफ़ी हद तक तो मतलब the reason why it was a bad thing is because it did you know it was a system of power and asymmetric power. जब आप economic benefit के लिए यहाँ पे अपने लिए आए हो your aim is not to help the people of the colony. वो तो अब बाय प्रोडक्ट कुछ हो रहा है तो हो रहा है बट लाइक आपने रेलवेज हमारे मतलब इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं किया. वो आपका एक लॉजिक था. वो बाय प्रोडक्ट कुछ निकल रहा है उसका. और कल्चरली ऑल्सो जैसे in some ways there was you know the effect that it had on various information and knowledge systems in India. You know this kind of thing कि आप तो inferior हो और ये सब ये भी एक इफेक्ट था ऑफ इन्फीरियोरिटी विच इंडियंस वर पुट अंडर. बट ऑन द अदर हैंड वो एकदम एक वन साइडेड पिक्चर भी नहीं है बिकॉज कॉलोनियल एजुकेशन जो था इंग्लिश एजुकेशन उसके थ्रू ही लोगों को काफ़ी रिसोर्सेज भी मिले. जैसे लाइक संस्कृत वॉज फ्लरिशिंग इन दैट टाइम पीरियड. वर्नाक्यूलर्स ऑल्सो फ्लरिश ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. सो देयर वाज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग वेयर देयर वर ऑल्सो पीपल हु वर बेनिफिटिंग फ्रॉम. It's a fact also, and Hindus also educated, like for instance Punjabi Hindus also benefited from the English education system and all of that. That's one thing. And then India as a country, we don't know. I mean in that sense, without the colonial state, which is basically what made the Indian state जो आज है minus Pakistan now, but we became a nation to a large extent also due to that process. तो हम उसके बिना वो भी ठीक है ऑर्गेनिकली हम अलग अलग होते शायद यू नो तमिलनाडु में हैव बीन समथिंग एल्स. उनका कुछ और वहाँ चोलास का कुछ था या बंगाल कुछ और हो जाता. वो भी ऑर्गेनिकली वो भी होता शायद एंड वी कुड हैव बिकम अ यूरोप एंड अ इंडियन यू नो फेडरेटेड कुछ यूनियन. हाँ तो वैसा भी होता. I mean this is a counterfactual also. Yeah. My last question बिल्कुल एकदम क्विक क्वेश्चन. हम मतलब हिस्ट्री में देखते हैं कि एम्पायर्स आते हैं उसके बाद नेशंस आते हैं. डू यू सी ऑफ लाइक फ्यूचर आज से 50-100 साल बाद 200 साल बाद कुछ और छोटे सेक्ट्स होंगे या हम वापस से जुड़ेंगे एम्पायर्स बनेंगे क्या होगा? ओ भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बट आई मीन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लाइक पहले काफ़ी
पुराने ज़माने में सिटी स्टेट्स भी होते थे, जैसे ग्रीस में सिटी स्टेट्स होते थे, नॉट नेशन स्टेट्स, एंड देन यू हैड एम्पायर्स आल्सो जो इतने बड़े बड़े हैं. आफ्टर दैट सिंस लास्ट 200 years or so यू हैड नेशन स्टेट्स. सो इट्स डिफिकल्ट टू से अब 100 साल में क्या होगा, हम और एम्पायर्स के तरफ चले जाएंगे या सिटी स्टेट्स की तरफ चले जाएंगे. दोनों हो सकता है. इस दोनों के अलावा मैं कुछ बिल्कुल ही न्यू हो भी सकता है. अभी के लिए हमारे पास नेशन स्टेट्स हैं और इसमें बहुत क्रिटिसिज्म हो चुका है ऑल्सो कि नेशन स्टेट्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. बॉर्डर्स बना देते हैं, लोगों को डिवाइड कर देते हैं, कभी कभी वायलेंस हो जाती है. जब अब पाकिस्तानी नेशन स्टेट, इंडियन नेशन स्टेट बनने में ही इतने 12 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए, इतने सारे लोग मर गए, फैमिलीज डिवाइड हो गए. तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की ओर. बट that is also one way of organizing a community and a state and a government. And अब इसमें कैसे रहना है लोगों को, मिलजुल के रहना है और इक्वालिटी और फ्रीडम और जस्टिस के साथ रहना है या कुछ और करना है. ये है क्वेश्चन. वो आज भी देख रहे हैं हम. On that note, बहुत बहुत शुक्रिया for having this conversation. I know history can be boring for a lot of people, but for me it was really interesting. And I really hope that this message goes out to the people कि we should actually read more about our history. And at least हो सकता है कई बार बोरिंग लगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ना ज़रूरी है. मतलब तभी हम शायद एक अच्छा फ्यूचर बना पाएंगे अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो. हाँ, उससे बहुत सीखने को मिलता है आज के लिए भी. बहुत बहुत शुक्रिया वन्या. This is a brand new book, Being Hindu, Being Indian by Vanya. Thank you. Thank you so much for this great conversation. Same way.